Commerce with Dr. V, the best rising platform for online learning. Class 11th, subject Business Studies, Chapter 1, Nature and Purpose of Business. The topics we are going to cover in this video are business risk, meaning, characteristics and its causes. And the second topic is role of profit in business. So, let's start. तो एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन। मैं हूं डॉक्टर विजय शुक्ल बादल और शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। बिजनेस रिस्क क्या होता है? बिजनेस रिस्क सबसे पहले जानते हैं कि ये जो बिजनेस रिस्क होता है, दिस रेफर्स टू द पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स ईदर और द लॉसेस ड्यू टू अनसर्टेनिटीज। ध्यान से सुनिएगा, बिजनेस रिस्क का मतलब होता है कि पॉसिबिलिटी किस चीज़ की कि आपके बिजनेस में प्रॉफिट्स जो हैं वह इनएडिक्वेट यानी इनसफिशिएंट हो जाए, यानी कि उतने ना हो जितने की ज़रूरत है। आपकी जो कॉस्ट है उसको पूरा करने के लिए, और प्लस जो ओनर है उसको कुछ रिटर्न भी तो मिलना चाहिए। तो ओनर को रिटर्न भी मिल जाए और कॉस्ट भी हो जाए। अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो वो प्रॉफिट कैसा है? इनसफिशिएंट है। तो बिजनेस रिस्क इज समथिंग विच इज रिलेटेड टू द पॉसिबिलिटी ऑफ अर्निंग इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स और इवन लॉसेस। लॉस भी हो सकती है कभी कभी, तो कॉस्ट रिटर्न की तो दूर की बात है, सफिशिएंट रिटर्न तो नहीं निकला, कॉस्ट भी कवर नहीं हुई। तो जब कभी भी रेवेन्यू जो होती है बिजनेस में, क्या चीज़? रेवेन्यू, अगर वह कॉस्ट से कम हो जाती है तो यही सिचुएशन क्या कहलाती है? लॉस कहलाती है। तो लॉस अगर हो जाए या इनसफिशिएंट प्रॉफिट्स हो जाएं तो यही जो सिचुएशन कहलाएगी, ये बिजनेस का रिस्क कहलाएगी। और ये रिस्क क्यों होता है? बिजनेस में जो अनसर्टेनिटीज होती हैं, अनिश्चितताएं होती हैं। अनसर्टेनिटीज का मतलब होता है कि आप बिजनेस जब करते हैं कहीं पे भी, तो जो बिजनेस एनवायरनमेंट होता है, वो बिजनेस एनवायरनमेंट की खास बात होती है कि ये बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत तेजी से चेंज होता रहता है। इसको हम बोलते हैं कि ये डायनामिक होता है। ठीक है, ये डायनामिक नेचर का होता है, और डायनामिक नेचर का होने के कारण ये लगातार बदलता रहता है। और आप जो प्लानिंग करते हो और जो आप उसे प्लानिंग करते समय जो आप सोचते हो, प्रोडक्शंस करते हो, वो प्रोडक्शन समटाइम्स ड्यू टू द डायनामिक नेचर ऑफ द बिजनेस इन्वायरमेंट, समटाइम्स उनके प्रोडक्शन सही नहीं बैठते, और इसी वजह से इनसफिशिएंट प्रॉफिट्स या लॉसेस होने की संभावना रहती है। यही बिजनेस रिस्क कहलाता है। होप यू गॉट इट। नाउ व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस रिस्क? कैरेक्टरिस्टिक्स में पहला है अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का मतलब होता है कैन नॉट प्रिडिक्ट आउटकम्स विद सर्टेनिटी, यानी निश्चितता के साथ आप ये नहीं बता सकते कि हम जो कुछ भी एक्टिविटी अभी करने वाले हैं, वह एक्टिविटी से उसका क्या रिजल्ट आएगा, उसका क्या आउटकम होगा, उसका क्या कंसिक्वेंस होगा। वी कैन नॉट यू नो से टुडे, वी कैन से, बट वी कैन नॉट फिक्स इट टुडे, क्योंकि ये हो सकता है कि वो आगे बदल जाए। तो एक तो बिजनेस रिस्क की फीचर है या करेक्टरिस्टिक है कि ये अनसर्टेनिटी की वजह से होते हैं, या यूँ कहें कि ये अनसर्टेन होते हैं।
इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स का होना कोई सर्टेन तो नहीं है, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ऐसे ही बिजनेस में लॉसेस होंगे कि नहीं होंगे, ये भी अनसर्टेन है। तो ये अनसर्टेनिटी इसका एक कैरेक्टरिस्टिक है। दूसरा बिजनेस रिस्क जो है उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है? लॉस पोटेंशियल। यहाँ पे आपने देखा कि इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स ही जब आगे बढ़ते हैं तो वही लॉस हो जाते हैं, है ना? तो यहाँ लॉस का पोटेंशियल होता है, बिजनेस रिस्क में लॉस के होने की भी संभावना होती है। देयर इज ऑलवेज अ चांस दैट एक्सपेंसेस में एक्सीड रेवेन्यूज। बताया ना कि रेवेन्यू जब लेस हो जाती है कॉस्ट से, कॉस्ट और कुछ नहीं है, टोटल ऑफ एक्सपेंसेस इज नोन एज कॉस्ट। सो वेन एवर द एक्सपेंसेस, टोटल एक्सपेंसेस, दे एक्सीड रेवेन्यूज, जब टोटल एक्सपेंसेस रेवेन्यू से ज़्यादा हो जाते हैं, एक्सीड कर जाते हैं, तो लॉस का पोटेंशियल वहाँ हो जाता है। ठीक है। अच्छा, नॉट इंश्योरेबल ऑलवेज। ये जो रिस्क होते हैं कुछ ऐसे होते हैं जो इंश्योरेबल होते हैं, यानी कि जिनको आप इंश्योरेंस से क्या करा सकते हैं? मिटिगेट करा सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। लेकिन कुछ रिस्क ऐसे होते हैं जिनका इंश्योरेंस नहीं होता है। ठीक है। और चूंकि इंश्योरेंस नहीं होता है इसलिए उन रिस्क को आप कवर नहीं कर सकते। अनलाइक फायर और लाइफ रिस्क, मटेरियल रिस्क इज नॉट इंश्योरेबल। आपको पता होगा कि आप फायर का इंश्योरेंस करा सकते हो, थेफ्ट का इंश्योरेंस करा सकते हो, लाइफ रिस्क जो होते हैं ओनर का या ओनर के पार्टनर का, उनका भी रिस्क कवर इंश्योरेंस के ज़रिए ले सकते हो। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो मार्केट रिस्क होते हैं उनका रिस्क इंश्योरेबल नहीं होता। मार्केट रिस्क क्या होते हैं? जैसे आपने सुना होगा, डिफरेंट मार्केट्स में हम काम करते हैं, बिजनेस करते हैं। अगर हम बात करते हैं सिक्योरिटीज़ की, शेयर्स को अगर खरीदते और बेचते हैं, तो शेयर्स जहाँ खरीदते बेचते हैं उसको हम शेयर मार्केट के नाम से जानते हैं, है ना? अब शेयर मार्केट में उछाल आ जाएगी या आज वो उसका जो इंडेक्स है, यानी कि सेंसेक्स कह लीजिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का, या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का एक इंडेक्स होता है जिसको हम निफ्टी के नाम से जानते हैं, वो गिरेगा या उठेगा, यानी कि बिजनेस हाइप पे होगा या जो है बूम रहेगी या डाउनफॉल हो जाएगा, नोबडी नोज। इसी को मार्केट रिस्क बोलते हैं। और कोई इंश्योरेंस कंपनी इस रिस्क को इंश्योर नहीं करने जा रही। तो मार्केट रिस्क इज नॉट इंश्योरेबल। तो ये जो बिजनेस रिस्क होते हैं ये इसी वजह से होते हैं। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि मार्केट में जो स्टॉक मार्केट में या शेयर मार्केट में जो चेंजेस होते हैं उनका सीधा सीधा फर्क हमारे बिजनेस की शेयर वैल्यू, यानी कि अगर हम एक कंपनी रन करते हैं तो हमारी कंपनी का एक शेयर होगा और उसकी एक मार्केट वैल्यू होगी। अगर शेयर मार्केट क्रैश कर जाए तो हमारे शेयर भी अनअफेक्टेड नहीं रहते, उनकी भी मार्केट वैल्यू घटती है। और जैसे ही मार्केट वैल्यू घटती है तो कंपनी की जो ओवरऑल इक्विटी है या यूं कहें कैपिटल है वह भी घट जाती है। तो ये एक रिस्क है। एक और बात है रिस्क एंड रिटर्न। हायर रिस्क में लीड टू हायर प्रॉफिट और लॉस। एक बहुत ध्यान से सुनना, जहाँ कहीं पे भी रिस्क हायर होता है, ज़्यादा होता है, वहाँ प्रॉफिट भी खूब ज़्यादा कमा सकते हो, लेकिन साथ ही साथ लॉसेस भी ज़्यादा कमा सकते हो। और यही रिस्क फैक्टर होता है जो कि जितना ज़्यादा होगा उतना ही प्रॉफिट या लॉस की संभावना बढ़ा देता है। लो रिस्क, आपने कहावत खूब सुनी होगी, लो रिस्क लो गेन, नो रिस्क नो गेन, और इसी के आगे एक होता है मोर रिस्क मोर गेन। सुना होगा, मोर रिस्क मोर गेन, है ना? सो ये सीधे सीधे बताता है कि रिस्क के साथ रिटर्न का कनेक्शन जो है वह अगर रिस्क लो है तो रिटर्न भी लो होगा, अगर रिस्क नहीं है तो बिल्कुल भी गेन नहीं होगा, और रिस्क अगर ज़्यादा है तो गेन भी ज़्यादा है होगा। लेकिन रिस्क इस बात का है कि अगर रिस्क ज़्यादा है तो लॉस भी हो सकता है, गेन तो ज़्यादा हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। चलिए, ये उम्मीद करते हैं कि आपको कैरेक्टरिस्टिक समझ में आए होंगे। अब हम समझते हैं कि बिजनेस रिस्क के कॉजेज़ क्या होते हैं, किस वजह से बिजनेस में रिस्क होते हैं। तो इनके जो कॉजेज़ होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जो इनके कॉजेज़ हैं वह हैं नेचुरल रिस्क। सबसे पहले कौन सा रिस्क होता है? नेचुरल रिस्क। नेचुरल रिस्क माने बिजनेस में कुछ रिस्क ऐसे हो जाते हैं कि मान लिया अर्थक्वेक आ गया, भूकंप या बाढ़ आ गई। तो भूकंप और बाढ़ डायरेक्टली जो आपके प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी डिमांड को घटा देते हैं। ठीक है।
अच्छा, अगर डिमांड घट जाएगी और आपके पास सप्लाई पहले से ही ज़्यादा है तो डिमांड लेस हो जाएगी और सप्लाई क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो अगर सप्लाई प्रोडक्ट की ज़्यादा है, डिमांड कम है, तो इस केस में आपको अपने प्रोडक्ट जो है वह डिस्काउंट रेट्स पर बेचना होगा, सस्ते दरों पर बेचना होगा। यानी कि प्राइस जो होगा आपका वह घट जाएगा और घटे हुए प्राइस पे आपके प्रॉफिट कमाने की संभावना भी घट जाती है। तो इस तरह से यहाँ पे लो प्रॉफिट या इनसफिशिएंट प्रॉफिट कमाने का रिस्क बढ़ जाएगा। तो अर्थक्वेक या फ्लड में आप प्रोडक्शन भी कम कर पाएंगे। तो प्रोडक्शन ही नहीं होगा तो आप बेच कैसे पाओगे, ज़्यादा कम बेचोगे तो कम प्रॉफिट होगा। इस तरह से नेचुरल कॉजेज जो हैं वह भी बिजनेस रिस्क की एक वजह हो सकते हैं। दूसरा, ह्यूमन कॉजेज। अब ह्यूमन कॉजेज में क्या है, कोई ह्यूमन बीइंग ऐसा है जो इविल नेचर्ड है और उसने आपके यहाँ चोरी करी या करवा दी, या आपके वर्कर्स के साथ मैनेजमेंट का ठीक ठाक व्यवहार नहीं चल रहा है और उन्होंने स्ट्राइक स्ट्राइक कर दिया, हड़ताल कर दी, तो आपके यहाँ प्रोडक्शन नहीं होगा। ये स्ट्राइक हो जाना वर्कर्स का, यह भी एक बड़ा रिस्क है। या कभी कभी किसी स्टाफ या मैनेजमेंट की केयरलेसनेस, इसकी वजह से भी बिजनेस में रिस्क क्रिएट होता है। तो ये ह्यूमन कॉजेज हैं। इकोनॉमिक कॉजेज क्या हैं? रिसेशन। रिसेशन का मतलब होता है बाजार में मंदी का आ जाना। जब प्रोडक्शन कम होता है, डिमांड भी घट रही होती है, ऐसी स्थिति में हम इसको मंदी बोलते हैं, रिसेशन। ठीक है। रिसेशन के अलावा इन्फ्लेशन होता है, इसको हम तेजी बोलते हैं। जब प्रोडक्ट्स जितने मार्केट में अवेलेबल होते हैं, डिमांड उनसे ज़्यादा होती है, तो अल्टीमेटली उस बढ़ी हुई डिमांड को जब कभी भी बिजनेस या इंडस्ट्री फुलफिल नहीं कर पाती है, तो ऐसी स्थिति में महंगाई बढ़ जाती है। इसी बढ़ी हुई महंगाई को इन्फ्लेशन कहा जाता है। ये ऐसा क्यों होता है, बहुत संक्षेप में आपको बता दें। फॉर एग्जांपल, किसी एक स्कूल के सामने एक छोटी सी जनरल मर्चेंट की दुकान है, जहाँ पे स्टेशनरी के भी कुछ पेन पेंसिल जैसा सामान मिलता है। आज उस स्कूल में पेपर है, पेपर का पहला दिन है, एग्जामिनेशन का पहला दिन है, और अधिकांश बच्चे ऐसे होते हैं जो अपनी तैयारी करके एग्जामिनेशन देने जाते हैं, लेकिन फिर भी पूरे कॉलेज में मान लेते हैं अगर 2000 बच्चे हैं, तो उसमें से अगर 10% बच्चे भी पेन लाना भूल गए, पेन पेंसिल स्केच स्केल कुछ भी, तो वो उसी दुकान पर इकट्ठा होंगे। 200 बच्चे अगर उस दुकान पर इकट्ठा हो जाएं, और हो सकता है कि वहाँ पेन की मात्रा 2 दर्जन हो, 2 डजन ऑफ पेन्स आर अवेलेबल देयर, और 200 लोग अगर खड़े हुए हैं, तो वो दुकानदार फिर क्या करता है, उसके पास सप्लाई कम है और डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो वो वही पेन जो सामान्यतः वह जिस पे एमआरपी जो है वो 20 रुपीज़ पड़ा है, और उस पेन को वो 15 रुपये का दे देता है। अब वह उस पेन को 20 रुपये का ही देगा। ये भी हो सकता है कि वह अगर रेट वगैरह नहीं पड़े तो वही पेन 25 या 30 रुपये का भी दे दे। इसी को इन्फ्लेशन बोलते हैं। ठीक है, यानी सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है। चेंजेस इन डिमांड, समटाइम्स डिमांड में चेंजेस होते हैं। ये बहुत सारे कारणों से होते हैं, इन्हें हम आगे चल के इकोनॉमिक्स में कवर करेंगे, लेकिन थोड़ा सा जान लीजिए। डिमांड के चेंज होने के बहुत सारे कारण हैं, लेकिन डिमांड अगर घट जाती है तो ये एक रिस्क है आपके लिए। आपके प्रोडक्ट्स की डिमांड अगर घट जाए और अगर आपके प्रोडक्ट्स की डिमांड इंक्रीज करती है, तो ये आपके प्रोडक्ट के लिए अच्छा है, ये प्रॉफिट की संभावना बढ़ा देगा। ठीक है। पॉलिटिकल या लीगल कॉजेज। चेंजेस इन गवर्नमेंट पॉलिसीज। सरकार कभी कभी पॉलिसी बदलती है, जैसे बहुत सारी पॉलिसीज टाइम टू टाइम बदलती रहती हैं सरकार की। बिजनेस से संबंधित जो पॉलिसीज हैं, मान लिया इनकम टैक्स जो है, इनकम टैक्स की रेट जो है सरकार बदल दे। अगर इनकम टैक्स की रेट इंक्रीज हो जाती हैं तो लॉस बढ़ गया आपका, क्योंकि मान लिया आपने पहले 100 रुपये कमाए थे और पहले जो इनकम टैक्स की रेट हुआ करती थी वो थी 20%, सपोज इट वॉज सो, और अभी ये बढ़ा करके 30% हो जाए, तो पहले जहां आप 80 रुपये कमा रहे थे, अब आप वहीं 70 रुपये कमा पाएंगे। माने कमाया तो आपने 100 रुपये ही, लेकिन 30 रुपये टैक्स के निकल गए, तो अल्टीमेटली ये आपके प्रॉफिट को कम कर देगा। तो ये पॉलिटिकल रीजन है जहाँ पे चेंजेस इन गवर्नमेंट पॉलिसीज होता है। कभी कभी सरकार कुछ कानून नए बना देती है, तो क्योंकि पॉलिटिक्स यानी गवर्नमेंट ही सरकार कानून बनाती है, लेकिन जो कानून बन जाते हैं उनको लीगल एनवायरनमेंट के अंदर रखा जाता है, उस कैटेगरी में रखा जाता है, तो इसको आप लीगल कॉजेज भी कह सकते हो। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस क्या होते हैं?
अगर किसी भी इंडस्ट्री में नए इन्वेंशंस हो जाते हैं तो अल्टीमेटली जो करंट प्रोडक्ट्स होते हैं वो ऑब्सोलेट हो जाते हैं। इसका एक उदाहरण से समझ सकते हैं। सीडी प्लेयर, जिन्हें हम वीसीडी प्लेयर के नाम से भी जानते थे, वीसीडी प्लेयर उस समय ऑब्सोलेट हो गए, यानी कि फैशन से बाहर हो गए, ट्रेंड से बाहर हो गए, जैसे ही डीवीडी प्लेयर आए। और आपको मैं बता दूं, कोरोना के बाद जिस तरह से ओटीटी प्लेटफॉर्म आ गए और डेटा अवेलेबिलिटी अपने यहाँ बढ़ी, तो आप देखते हैं कि घरों में अब डीवीडी प्लेयर्स भी गायब हो गए। ना तो आपको डीवीडी डिस्क दिखती हैं, अब आप ऑनलाइन मूवीज़ देखते हैं स्मार्ट टीवीज़ के दौर में। ठीक है, तो इसी वजह से ये क्या हो गया कि इन्वेंशन हो गया उस इंडस्ट्री में, नए इनोवेटिव प्रोडक्ट्स आ गए। तो जो पुराने प्रोडक्ट्स थे वीसीडी प्लेयर या डीवीडी प्लेयर, वो ऑब्सोलेट हो गए, यानी मार्केट से गायब हो गए। तो ये वीसीडी प्लेयर बनाने वाली या डीवीडी प्लेयर बनाने वाली कंपनियों के लिए ये टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, टेक्नोलॉजिकल कॉजेज हो गए, और ये बिजनेस को बढ़ाने वाले रिस्क हैं। एक एग्जाम्पल दिया गया है, नोकिया सफर्ड बिजनेस लॉस बिकॉज इट फेल्ड टू अडेप्ट टू चेंजिंग स्मार्टफोन टेक्नोलॉजी। आपको पता होगा पहले सारे के सारे फ़ोन जो होते थे फीचर फ़ोन्स होते थे, और इन फीचर फ़ोन्स में नोकिया जो था ना, वो राजा था, किंग खान, जैसे है ना बादशाह खान। तो नोकिया वाज यू नो अ काइंड ऑफ सिनोनिम टू मोबाइल। जब हम बोलते थे मोबाइल तो नोकिया ही निकलता था, 90% फोन्स पर नोकिया। फीचर फ़ोन का ये बादशाह था। लेकिन टेक्नोलॉजी बदल रही थी, एंड्रॉयड का दौर शुरू हुआ, और एंड्रॉयड के आने पर नोकिया ने कहा कि साहब हम एंड्रॉयड में नहीं जाएंगे, और उसने कहा कि हम सिम्बियन फ़ोन रखेंगे, या उसने कहा विंडोज़ जो है हम लॉन्च करेंगे फ़ोन में। लेकिन विंडोज़ फ़ोन में आना लोगों ने उसे नहीं एक्सेप्ट किया। एंड्रॉयड का दौर था, उसका रीज़न था कि विंडोज़ जो था वो एक फ्री प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल नहीं था, और एंड्रॉयड बनाने वाली कंपनी ने इसे डेवलपर्स के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा दिया था। तो एंड्रॉयड का ज़्यादा प्रचार प्रसार होता चला गया, और नोकिया जो कि एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पे मोबाइल बेच नहीं रही थी एट दैट टाइम, तो ये मार्केट से पूरी तरह से गायब हो गई, लॉसेस में चली गई। इनसाइट ये है कि स्मार्ट बिजनेस प्लान फॉर रिस्क बाई डाइवर्सिफिकेशन, मार्केट रिसर्च एंड इंश्योरेंस वेयर पॉसिबल। इसका मतलब ये होता है कि स्मार्ट बिजनेस जो होते हैं वो रिस्क के लिए प्लानिंग कर लेते हैं, दे प्लान फॉर रिस्क एंड बाई, कैसे इसको प्लान करते हैं, डाइवर्सिफिकेशन के लिए। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है कि अगर आप कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप अलग अलग प्रकार के शेयर्स में इन्वेस्ट करो। एक ही इंडस्ट्री में शेयर्स खरीदना समझदारी नहीं है। अलग अलग इंडस्ट्री में अगर आप लगाओगे तो अगर एक इंडस्ट्री में डाउनफॉल भी हो गया तो दूसरी इंडस्ट्री में अगर बूम हो रही होगी तो एक का लॉस दूसरे के प्रॉफिट से उसकी भरपाई हो सकती है। तो इस तरह से रिस्क को कवर किया जा सकता है डाइवर्सिफिकेशन से। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है कि एक ही इंडस्ट्री में सारे शेयर खरीदने से अच्छा है कि अलग अलग इंडस्ट्री में आप कुछ कुछ शेयर खरीद के पैसा इन्वेस्ट करें। ये तब है जब आप एक फाइनेंसिंग कंपनी चला रहे हैं। ऐसे ही अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो किसी एक प्रोडक्ट लाइन पे बिजनेस करना समझदारी नहीं है। आप देखिए, नोकिया ने मोबाइल बनाया, केवल मोबाइल बनाया। एलजी ने, मोटरोला ने, सैमसंग ने क्या किया, वो केवल मोबाइल नहीं बना रहे थे, वो अन्य प्रोडक्ट भी लॉन्च कर रहे थे। उन्होंने वेरियस प्रोडक्ट लाइन पे काम किया। जैसे आप देखते हैं एलजी के रेफ्रिजरेटर भी हैं, टीवी भी है, और भी वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स आर देयर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात समझ में आई होगी। डाइवर्सिफिकेशन एक तरीका है रिस्क को मिटिगेट करने का, या यूं कहें प्लान करने का। मार्केट में रिसर्च कर लें। रिसर्च का मतलब होता है कि अभी जो कस्टमर्स हैं वो क्या चाहते हैं, आगे आने वाले समय में कंपनियां किस इनोवेशन की तरफ ध्यान दे रही हैं, क्या नए इनोवेशन होने वाले हैं। जब इन पर आप विचार कर लेंगे तो कहीं ना कहीं आप रिस्क को कम कर पाएंगे। और तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो रिस्क हैं, जो इंश्योरेबल हैं, उनके लिए इंश्योरेंस करा लें। तो उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको समझ में आई होगी कि मार्केट रिसर्च कर लें और इंश्योरेंस करा लें। आइए दूसरे टॉपिक की तरफ चलते हैं। रोल क्या है प्रॉफिट का बिजनेस में। प्रॉफिट इज द फाइनेंशियल रिवार्ड। प्रॉफिट बिजनेस से होने वाला फाइनेंशियल रिवार्ड है, या यूं कहें इनाम है, जो बिजनेस ओनर्स पाते हैं फॉर द रिस्क दे टेक। ये जो रिस्क अभी आपने पढ़ा, ये रिस्क ही तो ओनर लेते हैं, जिसके बदले में, इसी रिस्क के बदले में ओनर्स को जो मिलता है, जो रिसीव होता है, वो क्या है, रिवार्ड है, फाइनेंशियल
उसी को हम बोलते हैं प्रॉफिट। तो प्रॉफिट इज द फाइनेंशियल रिवार्ड दैट बिजनेस ओनर्स रिसीव फॉर द रिस्क दे टेक। ओके, तो प्रॉफिट की ज़रूरत क्या है, क्यों प्रॉफिट इम्पोर्टेंट है, इस टॉपिक को भी जल्दी से जानते हैं। सबसे पहली बात, प्रॉफिट इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट इज द सोर्स ऑफ द इनकम ऑफ बिजनेस। सो द मेन रिवार्ड फॉर द एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर माने होता है वह व्यक्ति जो रिस्क लेता है, उसको एंटरप्रेन्योर बोलते हैं, हिंदी में इसी को उद्यमी बोला जाता है। तो ये जो उद्यमी होता है, इसको रिवार्ड जो मिलता है वो इनकम के तौर पे मिलता है, यही प्रॉफिट, इसीलिए प्रॉफिट इम्पोर्टेंट है। मेजर ऑफ सक्सेस, जिस कंपनी ने जितना ज़्यादा प्रॉफिट कमाया वो उतना ही सक्सेसफुल माना जाता है। सो प्रॉफिट इंडिकेट्स हाउ वेल द बिजनेस इज डूइंग। थर्ड, री इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ, जो प्रॉफिट आपने कमाया उससे लोगों की सैलरी, अन्य कॉस्ट निकालने के बाद अगर प्रॉफिट इतना है, जो ओनर ने भी उसका कुछ हिस्सा निकाला लेकिन कुछ हिस्सा वहीं बिजनेस में री इन्वेस्ट कर दिया, यानी वहीं रिजर्व कर लिया, वहीं होल्ड कर लिया, उसी को री इन्वेस्ट करना बोलते हैं। तो अगर आप वही प्रॉफिट पूरा न लेकर के, पूरा खर्च न करके बिजनेस में ही री इन्वेस्ट कर देते हो, तो इसी तरह से बिजनेस में आप वही प्रॉफिट फिर से लगा करके ग्रोथ को इनवाइट कर सकते हो। तो प्रॉफिट्स आर यूज्ड टू एक्सपेंड बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, प्रॉफिट से क्या होता है, बिजनेस के ऑपरेशंस जो होते हैं वो एक्सपेंड होते हैं। एक्सपेंड का मतलब होता है बड़ी मात्रा में आप उसे कर सकते हैं। ठीक है, सर्वाइवल एंड सस्टेनेबिलिटी, इसको ध्यान से सुनिएगा। सर्वाइवल एंड सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है सस्टेन करना, यानी एग्जिस्टेंस को बनाए रखना, सर्वाइव करना, ये दोनों का मतलब लगभग सेम है। प्रॉफिट हेल्प्स मैनेज क्राइसिस और डाउन टर्न्स, यानी कि जब कभी भी फाइनेंशियल क्राइसिस होता है, पैसे की कमी आती है, तो अगर आपने ह्यूज प्रॉफिट्स कमा रखे हैं तो उस संचित या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से उस करंट ईयर के लॉसेस को आप फुलफिल कर सकते हो, उससे आप जो है कंपनसेट कर सकते हो। तो जो प्रॉफिट होता है, अगर वो ऑलरेडी आपके पास पर्याप्त मात्रा में रखा हुआ है, तो दैट हेल्प्स मैनेज क्राइसिस, संकट की स्थिति को मैनेज कर सकता है। और डाउन टर्न्स का मतलब होता है कि बिल्कुल नीचे जा करके आप ख़त्म हो जाएं, तो उसको भी, उससे भी रोकता है। ये ठीक उसी तरह से कि प्रॉफिट अगर किसी कंपनी ने कमा के रख रखा है, तो छोटे मोटे ब्लोज जो होते हैं वह उस कंपनी उसको बेयर कर जाती है। कोरोना के समय में आपने देखा होगा बहुत सारी कंपनियां बंद हो गई। एक उदाहरण से समझाते हैं। जो एजुकेशन इंडस्ट्री थी, स्कूल्स, कोरोना के पहले बहुत सारे स्कूल्स जो थे, कोविड 19 जिसे हम बोलते हैं, कोविड 19 आने के पहले बहुत सारे स्कूल्स जो चल रहे थे, उसमें से जो स्मॉल स्कूल्स थे वो क्लोज्ड हो गए। क्यों? क्योंकि उनके पास प्रॉफिट्स एक्यूमुलेटेड नहीं थे। लेकिन जो बड़े संस्थाएं थीं वह कोरोना के बाद भी लगातार चलती रहीं और उन पे फर्क उतना नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि उनके पास जो संचित प्रॉफिट थे उससे उन्होंने अपने स्कूल की कॉस्ट को निकाल लिया, और जो उनके स्टाफ के लोग थे उनको 50% 40% सैलरी दे करके राजी रखा। जो स्कूल नए थे, जिनके पास प्रॉफिट पहले से एक्यूमुलेटेड नहीं था बट वो बहुत अच्छा चल रहे थे, फैकल्टीज़ भी हाईली पेड थी, लेकिन उनकी फैकल्टीज़ वो 50% पे काम करने के लिए भी तैयार नहीं थी। दूसरा, वह संस्थान अपनी कॉस्ट को बियर करने की पोजीशन में नहीं थे, एसी के खर्चे, तमाम और तरह के खर्चे। तो अल्टीमेटली बड़ी बड़ी बिल्डिंगों वाले वो स्कूल बंद हो गए, ऐसा देखा गया। So profit, if it is earned in large quantities, ultimately it is essential for survival and sustainability. Sustainability का मतलब होता है लॉन्ग रन में एग्जिस्टेंस को बना के रखना। Credit worthiness, if you are earning more and more profit, ultimately you can get more loans from banks and other financial institutions. CSR and welfare, CSR का मतलब होता है corporate social responsibility। प्रॉफिट ज़्यादा कमा रहे हो तो सीएसआर में आप आसानी से पैसा खर्च कर सकते हो। अगर प्रॉफिट ही नहीं है और इतना नहीं है कि आप अपने स्टाफ की सैलरी दे सको, तो सीएसआर को कैसे आप, यानी कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए कैसे सोच सकोगे, और ह्यूमन वेलफेयर के लिए भी सोचना आपके लिए थोड़ा कठिन होगा। तो ह्यूज प्रॉफिट्स दे एनेबल द बिजनेस स्पेंडिंग ऑन कम्युनिटी डेवलपमेंट, यानी कि जो समाज है उसके विकास पे खर्च कर सकें, इसके लिए आपके पास प्रॉफिट की ज़रूरत है। एग्जाम्पल एक ध्यान से सुनिएगा। कंपनीज लाइक रिलायंस इंडस्ट्रीज, दे यूज देयर प्रॉफिट्स नॉट ओनली टू ग्रो, केवल खुद के ही ग्रोथ के लिए वो यूज नहीं करते,
बट आल्सो टू फंड एजुकेशन, एजुकेशन को फंडिंग करने के लिए या हेल्थ प्रोग्राम चलाने के लिए भी रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसी कंपनियां प्रॉफिट को यूज़ करती हैं, केवल खुद की ग्रोथ के लिए ही नहीं, है ना। तो प्रॉफिट इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल, प्रॉफिट आपके एग्जिस्टेंस के लिए अनिवार्य है, बट एथिकल प्रॉफिट मेकिंग इज की। लेकिन ध्यान रखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट इन केन प्रकारेण, यानी कि जैसे चाहें वैसे, यानी कि मल प्रैक्टिसेस के जरिए अगर आप प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, सो दिस इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस, राइट, दिस इज नॉट अ गुड थिंग। तो इथिकल प्रॉफिट मेकिंग करें, यही की है लॉन्ग टर्म रिस्पेक्ट के लिए आपके बिजनेस की। रिस्पेक्ट का मतलब यहाँ पर गुडविल से है, बिजनेस की लॉन्ग टर्म रिस्पेक्ट, लॉन्ग टर्म गुडविल के लिए, और आपके लॉन्ग टर्म में आपके एग्जिस्टेंस के लिए, आपके सस्टेनेंस के लिए ये बहुत ज़रूरी है। तो अभी आपने जो पढ़ा आज की इस क्लास में, उसमें आपने पढ़ा सबसे पहले क्या, सबसे पहले आपने पढ़ा कि बिजनेस रिस्क क्या होते हैं और उनकी करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, और यह भी जाना कि कॉजेज़ कौन कौन से होते हैं बिजनेस रिस्क के। कॉजेज़ को आपने अच्छे से समझा। अ, आप चाहें तो इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बिजनेस रिस्क, और इसका आप यहाँ से यहाँ तक स्क्रीनशॉट आराम से ले सकते हैं। जो मैंने लिखा है वो भी आपके काम को हो सकता है। एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है, एग्जाम्पल किसका, नोकिया का। बिजनेस में प्रॉफिट, सॉरी, बिजनेस में प्रॉफिट का क्या रोल है, ये यहाँ बताया गया है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आएगा। जो नोट्स हैं लिखे हैं इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अदरवाइज तो मैं आपको पीडीएफ इसका प्रोवाइड करा ही दूंगा, नो प्रॉब्लम। तो अब हम जल्दी से इस चैप्टर की जो समरीज हैं उन्हें देख लेते हैं। बिजनेस एक्टिविटी क्या होती है। बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जो कि रेगुलरली की जाती है, और क्यों की जाती है, प्रॉफिट के लिए। ये डिटेल में आप पढ़ चुके हैं, उसी को बहुत ही शॉर्ट में रिवाइज करा रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं बिजनेस का, इकोनॉमिक, सोशल, ह्यूमन और नेशनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, पढ़े थे आपने। इंडस्ट्री जो होती है उसका काम क्या होता है, प्रोडक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज़ करना। और कॉमर्स क्या होता है, एक्टिविटीज़ विच आर रिलेटेड टू डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिफरेंट सर्विसेज। रिस्क क्या है, अनसर्टेनिटी विद पोटेंशियल फाइनेंशियल लॉस, एक ऐसी अनिश्चितता जिसकी वजह से फाइनेंशियल लॉसेस होने की मजबूत संभावना होती है, उसे रिस्क कहते हैं। और प्रॉफिट एसेंशियल है बिजनेस की ग्रोथ के लिए और सोशल वेलफेयर के लिए भी। आपने इस चैप्टर में कितना सीखा है और क्या क्या सीखा है, इसको चेक करते हैं इन क्वेश्चंस के जरिए। देखिए कि क्या आप इन क्वेश्चंस को आंसर करने की स्थिति में हैं। व्हाट आर ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, यानी कि व्यापार की सहायक गतिविधियां क्या होती हैं। तो व्हाट आर ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो फिर से जो फर्स्ट वीडियो है उसे ध्यान से देखिएगा, और इस इन नोट्स को रिवाइज करिएगा। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड क्या होती है, अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, तो उसका उत्तर देने के लिए फिर से एक नया वीडियो बनाऊंगा, या इस वीडियो को देख करके अगर समझ जा रहा है तो भी मुझे बिल्कुल बताइएगा। स्टेट एनी फोर सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, बिजनेस के सोशल ऑब्जेक्टिव कोई चार बताने हैं आपको। इसका उत्तर आपको आता है क्या, अगर नहीं आता है उत्तर तो नोट्स एक बार फिर से रिवाइज करें। डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में क्या अंतर होता है, क्या आपको याद आ रहा है। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, इन चारों प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करें और देखें कि इनमें से कितने प्रश्नों के उत्तर आप दे पा रहे हैं। अगर आपने एक, दो, तीन, चार, ये सभी प्रश्नों के उत्तर दे दिए हैं तो आप एक्सेलेंट पोजीशन में हैं। अगर आपने एक प्रश्न का उत्तर दिया, दूसरे का दिया और तीसरे का दिया, एक नहीं दे पाए, अगर आपने फोर की जगह थ्री प्रश्नों के उत्तर दिए हैं, तो जो आपकी लर्निंग है उस लर्निंग को कहा जाएगा कि आपने वेरी गुड, ठीक ठाक कर लिया है। लेकिन अगर आप सिर्फ दो ही प्रश्नों के उत्तर दे पाए हैं तो आपकी लर्निंग जो है वह एवरेज है, ठीक है। अगर एक ही प्रश्न का उत्तर हो पाया है तो फिर यहाँ पे आपकी पोजीशन जो है वह नॉट गुड है, ठीक है। तो चिंता करें थोड़ा, क्योंकि 25% में आप फेल हो जाएंगे, है ना। तो ध्यान रखिएगा। अगर आपको ये नहीं आया तो कोई चिंता वाली बात नहीं, एक बार फिर से ये तीनों वीडियोस देखें और रिवाइज करें। फिर से कहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारा एंड्रॉयड एप्लीकेशन
डाउनलोड नहीं किया है तो इस क्यूआर कोड को स्कैन कर लें, और अल्टीमेटली हमारे एंड्रॉयड ऐप पे बहुत सारे पीडीएफ्स आपको अवेलेबल होंगे, जिसमें नोट्स के अलावा, जिन नोट्स से आप अभी पढ़ रहे हैं, आपको एमसीक्यूज मिलेंगे। वन लेसन 1 to 11, हर चैप्टर से आपको 20 एमसीक्यूज मिलेंगे, जो कि आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग को असेस करने में मदद करेंगे। इसके अलावा क्वेश्चन आंसर्स फॉर्मेट में आपको नोट्स अलग से मिलेंगे, जिसमें आप वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। अ, इसके अलावा आपको कुछ इंसाइट्स अलग से मिलेंगी, जिनके भी आप पढ़ सकते हैं, और वीडियोस तो अवेलेबल ही हैं। इन सभी का एक एक चैप्टर आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। अगर आपको अच्छा लगेगा और आप चाहेंगे तो आप बिल्कुल इस कोर्स को बाई कर सकते हैं। हमारे ऐप को विजिट ज़रूर करें, हमारी वेबसाइट पर भी आप जा सकते हैं, और यूट्यूब चैनल पे अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसे लाइक और शेयर करें, और अगर आप वेबसाइट पर देख रहे हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सो वेरी मच।